जरूरी है ताकि छोटे छोटे राज्य विद्रोह ना कर सके। इसलिए अलाउद्दीन की नीति थी कि केंद्रीकरण पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया, ना कि, इसलिए आप देखो ना अभी मतलब हमारे देश में केंद्र को क्या है, सर्वोपरि रखा गया है। केंद्र की ताकत, केंद्र की सत्ता सबसे प्रबल है, उसके बाद राज्य की। केंद्र के अधीन राज्य कोई कार्य नहीं कर सकता, पहले आपको केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्या है आप राज्य कोई काम करेगा किसी मामले में। पर कहने का तात्पर्य है कि केंद्र पावर में है और राज्य उसका अधीन काम करता है। इसीलिए अलाउद्दीन है जो केंद्रीकरण की नीति अपना था, और वहीं जो इसी प्रकार से इसी नीति को उदार उसको फॉलो कर रहा था कौन, गयासुद्दीन तुगलक। इसने अमीरों को शासन के उच्च पदों पर आसीन किया, किंतु इस संबंध में उसने उसकी योग्यताओं को प्राथमिकता दी। अमीर जो व्यक्ति हैं उनको उच्च पद दिए, लेकिन उनमें भी क्या है, जो योग्य थे, जो क्षमताकृत थे, जो एलिजिबल थे, उनको क्या है वो उनके अनुसार पद दिया। आगे गयासुद्दीन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की गोपनीयता की जांच व्यवस्था को प्रारंभ किया ताकि विरोधी स्वयं को जो विरोधी स्वरों को दबाया सके। तो क्या किया है गयासुद्दीन तुगलक ने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की गोपनीयता जांच की व्यवस्था को प्रारंभ किया ताकि विरोधी स्वरों को दबाया जा सके। साथ ही गयासुद्दीन ने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दक्षिण के स्वरूप में दिए गए धन की भी पुनर्वापसी सुनिश्चित की एवं राज्य कोष को मजबूत प्रदान किया। साथ ही क्या हुआ, जो गयासुद्दीन ने पूर्वी शासकों द्वारा दक्षिण के स्वरूप में दिए गए धन की, भैया जो धन दिए गए थे ना लूटपाट में, वो उनको भी वापस ला रहा है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, ताकि राज्य कोष में वृद्धि हो सके। शारीरिक यातना द्वारा राज्य के ऋण वसूली को उसने प्रतिबंध कर दिया। भैया शारीरिक यातना देकर मतलब जो शरीर को कष्ट देकर, शारीरिक यातना का मतलब है कि भाई किसी को ऐसा न देना जिसके उसके शरीर पर दर्द हो। यातना मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जैसे मारना, वैसे प्रतिबंध लगाया कि भाई ऐसे हम वसूलेंगे नहीं। आगे अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या है, प्रारंभिक डाक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। इब्ने बतूता ने दिल्ली सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। भाई जो इब्ने बतूता है पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक में भी क्या है, दिल्ली सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी उस पर क्या है एक विस्तृत वर्णन मिलता है। यह अपने उसके बाद दरोगाए डाक विभाग तथा गुप्तचर विभाग का प्रथम अधिकारी होता था। तो दरोगाए डाक जो है वो इस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की जानकारी एकत्रित करता था तथा उसकी सूचना सुल्तान को भेजता था। इसका काम क्या होता था, अपने आजू बाजू जितने भी मतलब घटनाएं हो रही हैं उसकी घटना की जानकारी वो किसको देता था, सुल्तान को देता था। आगे साम्राज्य के विभिन्न भागों को डाक से ले जाने की व्यवस्था यही अधिकारी करता था। इस कार्य में दरोगा की सहायता के लिए वाक्या, निवस, सवानेह, निगार, सूफिया, निवस तथा हरकारे होते थे। ये सब क्या है उसके मददगार होते थे। आगे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को अधिक नियंत्रित करने का सफल प्रयत्न किया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद की स्थापना भी की, जो सभी जानते हैं। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद की स्थापना किसने की, तुगलक। दिन में सुबह तथा शाम को 2 बार दरबार लगता था तथा जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने का प्रयत्न करता था। बताओ, दिन में सुबह तथा शाम को 2 बार इतना दरबार लगाता था कि ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। चलें अब आगे बढ़ते हैं
गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सैन्य व्यवस्था उसकी किस प्रकार की थी? तो अलाउद्दीन के द्वारा सैन्य दृष्टिकोण के परिचय में किए गए सुधारों के फलस्वरूप गयासुद्दीन तुगलक को कुशल एवं स्थायी सेना की प्राप्ति हुई थी। चूंकि अगर सैन्य व्यवस्था किसी के शासनकाल में अच्छी थी तो वो अलाउद्दीन के शासनकाल में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किसकी? सैन्य व्यवस्था की। क्योंकि जो अलाउद्दीन है अपने आप को सिकंदर द्वितीय ऐसा कहता था, तो ऐसा कहने के पीछे उसकी मंशा थी कि वो पूरे विश्व को जीते। तो विश्व को जीतने के लिए एक अच्छी सेना, एक कुशल सेना की आवश्यकता थी, जो कि उसने तैयार की थी। और यही सेना उसको किसको? जो तो गयासुद्दीन तुगलक है उसको मिल चुकी थी विरासत में। गयासुद्दीन ने सैन्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित प्रदान किया, जो तो मतलब अलाउद्दीन ने भी किया था, क्योंकि जब तक सेना रहेगी तब तक युद्ध जीतेंगे और सेना नहीं रहेगी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अलाउद्दीन द्वारा प्रारंभ घोड़ों को दागने एवं सैनिकों का हुलिया रिकॉर्ड करने की व्यवस्था को बनाए रखा। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये व्यवस्था किसने चालू की थी? ये व्यवस्था अलाउद्दीन ने चालू की थी। क्या करना? घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया रिकॉर्ड करना, ये व्यवस्था अलाउद्दीन ने चालू की थी। उस आगे देखें, बरनी के अनुसार गयासुद्दीन द्वारा अपनी सेना के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाता था। बरनी ने लिखा है कि जो गयासुद्दीन है वो अपनी सेना से एक पुत्रवत व्यवहार करता था, मतलब पुत्रों के जैसा व्यवहार करता था कि जो सारी सेना है वो उनके पुत्र के जैसी है। मुक्त और बलि नामक दो करों के माध्यम से सैनिकों को वेतन काटने की व्यवस्था को समाप्त किया। मुक्त और बलि ये दो प्रकार की मतलब व्यवस्था थी। इस प्रकार से क्या है, सैनिकों के वेतन काट दिए जाते थे, लेकिन गयासुद्दीन के काल में इन दोनों करों को समाप्त करके उनको वेतन बकायदा पूरी व्यवस्था से दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा किया गया, इसके बारे में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती। तो ये कौन सा कर? एक मुक्त और एक बलि, दो प्रकार के करते। ये किसने लागू किया, कब लागू किया, इसके संबंध में ये उल्लेखनीय जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन समाप्त किसने किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने किया है, ये इतना पता चलता है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सैनिकों के वेतन संबंधी रिकॉर्ड वसीलत हसम की स्वयं की जाती थी, मतलब जो सैनिकों को कितना वेतन देना उसका रिकॉर्ड खुद गयासुद्दीन तुगलक रखता था। सैनिकों के वेतन को भी राज्य की आर्थिक क्षमता एवं राजकों के आधार पर उस तरह बनाए रखा। वस्तुतः सैनिक संतोष एवं सैन्य क्षमता के फलस्वरूप ही गयासुद्दीन लगभग समस्त दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल हो गया। भाई एक यहाँ पर कहना है कि जितनी अच्छी सेना है, एक कुशल सेना है, वो डेफिनेटली विजय प्राप्त करेगा और साम्राज्य विस्तार करेगा। क्योंकि भाई युद्ध कैसे जीत जाते हैं? सेनाओं के माध्यम से। तो जिसकी जितनी अच्छी सेना वो तो युद्ध जीतेगा। तो इसी कुशल सेना के माध्यम से उसने दक्षिण पर क्या है, उसका जो विस्तार है वो सफलतापूर्वक हो गया। आगे वर्णी के अनुसार गयासुद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को भी संगठित किया, जिससे क्या है मार्ग लुटेरों से सुरक्षित हो गए तथा कृषि निर्भर होकर कार्य करने लगे। भाई पुलिस की व्यवस्था के माध्यम से क्या है, मार्ग में जो व्यापारी व्यापार करने जा रहा है, जो माल का आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तमाम प्रकार के जो व्यापारी आ जा रहे हैं, लूटों का खतरा क्या है कम हो गया, और जो कृषि है वो क्या है निर्भय तरीके से क्या है अपना काम करने लगे। चलो अब थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के लोक कल्याण कार्य के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे लोक कल्याण, जिससे जनता का भला हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने मूलतः लोक कल्याण दृष्टिकोण से शासन व्यवस्था का संचालन किया। वस्तुतः इसके पीछे एक प्रमुख आधार यह था कि यह स्वयं भी उदारवादी दृष्टिकोण का था। उदारवादी दृष्टिकोण क्या है कि भैया जनता, मतलब कि ऐसे कार्य करना जिससे से किसी प्रकार का अनित न हो और एक प्रकार से जनता का भला हो।
उदारवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहना। साथ ही इस समय तक दिल्ली सल्तनत की इस समय तक क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत काल की स्थापित हुए लगभग 100 वर्ष से अधिक हो चुके थे। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक शासन कर रहा था उस समय दिल्ली को लगभग 100 वर्ष हो चुके थे स्थापित हुए। इस कारण कई तुर्क लोग भी भारत में स्थायी निवास करने लगे एवं स्थानीय जनता के साथ उनके सामाजिक संबंध, शादी विवाह एवं रक्त संबंध स्थापित नहीं हो चुके थे। इस समय क्या है, लेकिन शादी विवाह का संबंध नहीं हुआ था। अतः गयासुद्दीन तुगलक लोक कल्याणकारी परिप्रेक्ष्य में कृषि व्यवस्था में सुधार, नहरों एवं कुओं का विकास, भू-राजस्व की निश्चित दर, निर्धनों की आर्थिक सहायता के साथ साथ कन्या विवाह जैसे कार्य भी होने लगे। जो इतिहास में नहीं हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। कन्याओं का विवाह, निर्धनों की आर्थिक सहायता। हालांकि हिंदू जमींदार के प्रति गयासुद्दीन ने कठोर राजस्व नीति का अनुसरण किया। हालांकि एक प्रकार से अपने दृष्टिकोणों को उदार बता रहा है, लेकिन दूसरी ओर वहीं हिंदुओं के प्रति संकुचित दृष्टिकोण अपना रहा है कि भाई हिंदुओं को कठोर नीति अपना रहा है। भाई इसके पीछे 2 कारण थे उसके, ताकि हिंदू विद्रोह न कर सके। देखो उदारता अपनी जगह है, राजा अपनी जगह है। अगर उदारता में यही वो भावुकता में निर्णय ले लेता कि भाई हिंदुओं को भी कर की माफी, और उस समय हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, तो हो सकता था उसको लगा कि भाई हिंदू विद्रोह ना करते, इसलिए इनसे कर ज्यादा लिया जाए। तो हमें भावुकता के साथ बुद्धिमत्ता से भी कम लेना पड़ेगा, तब तो राज कर पाएंगे। तो इसके पीछे इसकी यही नीति थी, उदारवाद तो था। किंतु वस्तुतः यह कूटनीतिक कदम था ताकि मजबूत आर्थिक स्थिति के आधार पर यह सुल्तान के विरुद्ध गुटबंदी न कर सके। ये मैंने बताया था कि गुटबंदी कहां से करेंगे जब आपके पास धन ही नहीं होगा। देखो, गुटबंदी के लिए, आंदोलन करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, हथियार की लगेगी, इसलिए इस प्रकार की नीति उसने बनाई थी। इस तथ्य को इस दृष्टिकोण से समझा सकता है कि उसने जमींदारों को एक प्रकार से समस्त परंपरागत अधिकार वापस लौटा दिए थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक की साम्राज्य विस्तार की नीति। भाई साम्राज्य विस्तार की नीति भी तो थी। तो मूलतः गयासुद्दीन तुगलक एक साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखने वाला शासक था। ऐसा कौन सा राजा है जो महत्वाकांक्षी ना हो? भाई महत्वाकांक्षी होगा तभी ना राजा बनेगा, नहीं तो अपने अपने घर में सभी पड़े हैं। भाई जिसको जितना मिलता है, अगर उसी में सब संतुष्ट हो जाए तो राजा कौन बनेगा? जो महत्वाकांक्षी होता है वो थोड़ा सा पागल संकी ऐसे ही होता है। उसको अब वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति होते हैं कुछ पाने के अधिकारी। पागलपन होना जरूरी है, सनक जरूरी है, दुनिया को हंसता, मतलब उसको देख के हंसे, यही तो महत्वाकांक्षी। भाई कुछ करके ना दिखा रहा है, उसके मन में कुछ चल रहा है, यही महत्वाकांक्षी की निशानी है। और ऐसे ही व्यक्ति क्या है, कुछ जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसी क्रम में उसने उत्तर भारत में अपनी प्रशासनिक एवं संप्रभुता स्थिति को मजबूत किया। गयासुद्दीन दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष दिल्ली सल्तनत के आधार क्षेत्र में सम्मिलित करने वाला पहला सुल्तान था। समझ पा रहे हो, गयासुद्दीन दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित करने वाला पहला शासक था। यहाँ पर बैठा है और दक्षिण में भी शासन कर रहा है, और क्षेत्राधीन किसके अंतर्गत है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो ये पहला शासक था।